Hey everyone, welcome back to my channel Learn and Earn. So today we are going to come up with chapter number 5, derivatives, in-text questions and major points. So there are total 4 types of derivatives, ठीक है. फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, वारंट्स. ऑप्शंस के आगे 2 सब टाइप्स हैं जो को हम कहेंगे कॉल्स एंड पुट्स. ठीक है, दोबारा से रिकॉल करो मेरे साथ कि कितनी टाइप्स हैं डेरिवेटिव्स की 4 मेजर टाइप्स हैं, उनमें से ऑप्शंस की 2 आगे टाइप्स हैं. तो अब इनकी हम वो करेंगे, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, इलाबोरेट करेंगे, राइट. तो पहला हमारे पास आता है फॉरवर्ड. अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एंटिटीज और एंटिटीज where settlement takes place on a specific date in the future at today's pre-agreed price. ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई भी दो कंपनीज, दो एंटाइटीज़ के बीच में, जिसमें जो सेटलमेंट होती है वो फ्यूचर में होगी किसी भी स्पेसिफिक डेट पे, लेकिन उसका प्राइस आज इन्होंने एग्री कर लिया है. देन फ्यूचर्स एक अग्रीमेंट होता है टू पार्टीज़ के बीच में, या तो वो बाय करती है या तो वो खरीदती है या फिर बेचती है किसी भी एसेट को किसी भी टाइम पे एट अ सर्टेन टाइम मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में फ्यूचर पे और एक सर्टेन प्राइस, मतलब फ्यूचर में सारा काम होगा यहाँ पे. फॉरवर्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था, एक ऐसा कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट था किसी भी दो एंटाइटीज़ या कंपनीज़ के बीच में, जहाँ पे जो सेटलमेंट हो रही थी वो एक स्पेसिफिक डेट फ्यूचर में हो रही थी, और उसका जो प्राइस था वो आज प्री अग्रीड प्राइस जो था वो आज डिसाइड किया जा रहा था. ठीक है, फ्यूचर्स में क्या है कि एक ऐसा एग्रीमेंट है कोई भी दो कंपनीज के बीच में या पार्टीज के बीच में, जिसमें बाय और सेल होगा एसेट का किसी भी सर्टेन टाइम पे इन फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस. फ्यूचर में किसी भी टाइम वो किसी भी प्राइस के ऊपर, मतलब सर्टेन मतलब आप ले लो कि परफेक्ट स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर वो लोग एग्री करते हैं. ठीक है, जो फॉरवर्ड ये फ्यूचर्स जो होते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इस सेंस के अंदर कि इन द सेंस दैट द फॉर्मर आर स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, कि इस फॉर्म के अंदर कि वो एक फॉर्मर स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की ये आगे एक तरह से कह लो उसका ये बेटर वर्जन है. देन इज वारंट्स जो होते हैं ये लॉन्गर डेटेड ऑप्शंस होती हैं, जनरली ट्रेडेड ओवर द काउंटर. ठीक है, सो व्हाट आर वारंट्स आर longer dated options, right, and they are generally traded over the counter. ठीक है, लास्ट वन इज ऑप्शंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो हमें राइट्स देता है लेकिन हमें ऑब्लिगेशन नहीं देता कि हाँ हम खरीद या बेच सकते हैं कोई भी अंडरलाइन को. ठीक है, अंडरलाइन मैंने आपको बताया था शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स होते हैं. ठीक है, किसी भी स्टेटेड डेट या किसी भी प्राइस पे हम उसे नहीं बेच सके, हमें राइट तो है लेकिन हमें ऑब्लिगेशन नहीं दी जाती है किसमें, ऑप्शंस में. ठीक है, और जो बायर है उस ऑप्शन का वो प्रीमियम पे करता है और बाइज द राइट टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन, मतलब वो प्रीमियम पे कर देगा तो हाँ वो अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है अपनी ऑप्शंस को, या तो वो खरीद भी सकता है या फिर वो बेच भी सकता है. राइटर ऑन एन ऑप्शन इज द वन हु रिसीव्स द ऑप्शन प्रीमियम. यहाँ पे लिखा है कि जो राइटर ऑफ एन ऑप्शन जो होता है वो होता है, हु इज द राइटर ऑफ एन ऑप्शन. द राइटर ऑफ एन ऑप्शन इज द वन हु रिसीव्स द ऑप्शन प्रीमियम एंड देयरफॉर obliged to sell or buy the asset if the buyer exercises it on him. मतलब पहले बायर जो है ऑप्शन का उसने क्या किया, प्रीमियम पे किया और फिर उसने अपना राइट एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया अपना. ठीक है, तो वो प्रीमियम उसने जिसको पे किया वो राइटर है उस ऑप्शन का. ठीक है, ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर ऑल. तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियसली अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है ना तो ऑब्वियसली आप वो किसी ने जो लिखा होगा ना तो वो जो राइटर होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का उसको उसने प्रीमियम पे किया ताकि वो अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज कर सके. ठीक है, द सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. ऑप्शंस के आगे 2 टाइप्स है कॉल्स एंड पुट्स. ठीक है, कॉल्स गिव द बायर द राइट but not the obligation to buy a given quantity of the
underlying asset as at a given price on or before a given future date. कॉल्स बेसिकली क्या होता है कि एक बायर को एक राइट दिया जाता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं दिया जाता किसी भी गिवन क्वांटिटी या कितने भी ज़्यादा उसके एसेट्स हों उनको ख़रीदने का उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, ठीक है। चाहे वो प्राइस बढ़ जाए, चाहे कम हो जाए, चाहे अब कहे या फिर बाद में कहे, मतलब बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट ना। जो कॉल्स में क्या होगा, कॉल्स भी एक तरह से क्या होता है कि बायर को राइट तो दिया जाता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं दिया जाता कि वो इतनी क्वांटिटी ऑफ जो अंडरलाइंग एसेट है उसका गिवन प्राइस और ऑन बिफोर अ गिवन डेट वो उसको खरीद सके या फिर बेच सके, ठीक है। उसको कोई राइट नहीं है। आगे है पुट्स गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल। अब जो बायर है, ठीक है, जो बायर है ना तो अच्छा देखो, ना तो वो खरीद सकता है ना वो बेच सकता है, बस वही चीज़ है। जो चीज़ नहीं खरीद सकता वो कॉल्स में है और जो वो बेच नहीं सकता वो क्या है, पुट्स में। सारा कुछ सेम है, जस्ट वर्ड्स चेंज किए हैं कि आप यहाँ पे सेल लिखोगे वहाँ पे बाय लिखोगे, दैट्स इट। देन इज ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम यहाँ लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ बाइंग एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट द बायर हैज़ टू पे प्रीमियम। द प्रीमियम इज द प्राइस फॉर एक्वायरिंग द राइट टू बाय द सेल। इट इज़ द प्राइस पेड बाय द ऑप्शन बायर to the option seller for acquiring the right to buy or sell. Option premiums are always paid upfront. Option premium आपको पता है, हमने ऑप्शंस में पढ़ा था कि हम प्रीमियम पे करते ताकि हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सके, राइट। तो वही जब हमें ऑप्शन खरीदना है तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जब खरीदना है तो बायर को जो है प्रीमियम भरना पड़ता है। वो प्रीमियम वो प्राइस होता है ताकि हमें वो राइट टू बाय या सेल अपना अंडरलाइंग एसेट हम कर सके, उसका वो प्रीमियम होता है, वो प्राइस होता है, ठीक है। वो प्राइस जो होता है वो ऑप्शन बायर पे करता है ऑप्शन सेलर को, ठीक है, फॉर एक्वायरिंग द राइट टू बाय और सेल, ठीक है, टू एक्सरसाइज हिज राइट्स। और ऑप्शन प्रीमियम्स हमेशा सबसे पहले पे किए जाते हैं, ऑलवेज पेड अप फ्रंट, डन, ठीक है। व्हाट इज कमोडिटीज एक्सचेंज? ओके, अ कमोडिटी एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन और अ कंपनी ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजिंग फ्यूचर ट्रेडिंग इन कमोडिटीज़। ये कमोडिटी एक्सचेंज एक ऐसी एसोसिएशन है, एक ऐसी कंपनी है किसी भी और बॉडी की जो कि कॉर्पोरेट करती है कोई भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमोडिटीज़ में ऑर्गेनाइज करती है बेसिकली, ठीक है। तो एसोसिएशन और कंपनी ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजिंग फ्यूचर ट्रेड्स इन कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ के अंदर हम कोई भी फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग कमोडिटी एक्सचेंज ही कहलाएंगे ना, लेकिन यहाँ पे हम बात किसी कर रहे हैं एसोसिएशन या फिर कंपनी किसी भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट की, ठीक है। आगे है इन अ वाइडर सेंस इट इज़ टेकन टू इंक्लूड, बेसिकली दिस इज व्हाट इज कमोडिटी एक्सचेंज, दिस द होल थिंग दैट आई डोंट थिंक दैट इज डैम इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। Okay, the next is what is meant by commodity. So FCRA, Forward Contract Regulation Act 1952, defines goods as every kind of movable property other than actionable claims, money and securities. Okay, so basically what are goods? Goods are obviously commodities, right? So goods are every kind of movable property other than actionable claims, money and securities. So they say FCRA, Forward Contract Regulation Act 1952, says that defines goods as the every movable object, every kind of movable property other than cash, money is one same thing, cash, securities, actionable claims, दे आर नोन एज गुड्स, ठीक है। मतलब क्योंकि देखो सिक्योरिटीज़ भी पेपर प्रिंटेड है, ठीक है, ऑनलाइन भी है, मनी इज पेपर प्रिंटेड, ऑनलाइन इज ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल। गुड्स आर नॉट इंटरनेट। अब आप अच्छा नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपको एक पेन चाहिए तो विल यू टेक अ पेन? देखो आप फ़ोन ओपन करोगे और उसमें आपने एक पेन वाला ऐप डाउनलोड कर लिया, आप उससे लिख पाओगे क्या? आई मीन पेपर पे आपको साइन करना, आप लिख नहीं पाओगे, सो दैट इज़ नॉट अ कमोडिटी, राइट, ठीक है। Futures trading is organized in such goods or commodities as are permitted by the central government. So commodities are basically goods, ठीक है। तो goods ये क्या होता है बेसिकली? FCRA, Forward Contract Regulation Act 1952 के तहत ये कहते हैं कि goods goods are every kind of movable property other than actionable claims, money and securities. Got it? ठीक है, and these are permitted by central government.
Next is the last 2-3 topics we are just left with. At present, all goods and products of agricultural, including plantation, mineral and fossil origin, are allowed for future trading under the auspices of the commodity exchange recognized under the FCRA. So now at present जितने भी goods हैं, जितने भी products हैं agriculture के, plantation के, minerals, fossil and origin, ये सभी जो हैं future trading के लिए allow किए गए हैं ताकि वो commodities exchange के तौर पे हम इसको exchanges के थ्रू कर सकते हैं, मतलब ट्रेड कर सकते हैं इनके थ्रू, ठीक है। और ये FCRA के नीचे मतलब अंडर FCRA एक्ट के तहत ये मान्यता दे दी गई है इसे। What is commodity derivatives market? Commodity derivatives market trade contracts for which the underlying asset is commodity. Commodity derivatives market trade contracts जो commodity derivatives market है वो ट्रेड करती है कॉन्ट्रैक्ट्स को जो कि अंडरलाइंग एसेट्स के नीचे होते हैं, जो कि अंडरलाइंग एसेट्स जो होते हैं वो कॉमोडिटी है यहाँ पे, तो ये ट्रेड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ फॉर विच द अंडरलाइंग एसेट इज कॉमोडिटी। मतलब जब ये ट्रेड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स का तो उसके अंदर जो असेट होता है वो कॉमोडिटी होती है, वो एग्रीकल्चर कॉमोडिटी जैसे वीट, सोयाबीन, रैपसीड, कॉटन एक्सेट्रा, या प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सब भी उसके अंडर आ सकते हैं, ठीक है। That's it. That is what commodity derivatives market is. So commodity derivatives market, what do you mean by that? So commodity derivatives market trades contracts for which the underlying asset is commodity, ठीक है। Now this is the most important and one should revise or one should even रटना चाहिए इस क्वेश्चन को, तो क्योंकि ये बहुत बारी आया पेपर में। What is the difference between commodity and financial derivatives? So यहाँ पे बहुत easily लिखा हुआ है मैंने। In case of physical settlement, underlying assets are bulky. In case of physical settlement, financial assets are not bulky. Commodity derivatives में जो फाइनेंशियल जो फिजिकल सेटलमेंट होती है जब, तो अंडरलाइंग एसेट जो होते हैं वो बल्कि होते हैं। बल्कि मीन्स बहुत हैवी होते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में ऑपोजिट होता है, दे आर नॉट बल्कि एट ऑल, ठीक है। कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स में बल्कि नेचर की वजह से जो फिजिकल सेटलमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर देता है। Due to bulky nature of underlying asset, the physical settlement in commodity derivatives creates the need for warehousing. Warehousing मतलब उन्हें संभाल के रखने के लिए उसके लिए कुछ अलग से हमें इंतज़ाम करने पड़ते हैं क्योंकि वो बल्की नेचर के होते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के लिए हमें उनके लिए कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं चाहिए होती, उनके स्टोरेज के लिए हम घर की अलमारी के लॉकर में भी उन्हें रख देंगे ना, तो दे विल बी सेफ। द क्वालिटी ऑफ द एसेट अंडरलाइंग अ कॉन्ट्रैक्ट कैन वेरी एट टाइम्स, ठीक है। देखो अब जैसे कॉमोडिटी में ना आप क्या लोगे बेसिकली, मान लो आज ये पार्कर का पेन खरीदा मैंने 500 में, फ्यूचर में जाके ये 1000 का हो जाए, किसको पता, ठीक है। कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स में हमें अगर गोल्ड ले लूँ, गोल्ड का आज भाव है ले लो 50,000 के करीब होगा, आई डोंट नो रियली, तो अगर आज से 10 साल की बात करें तो वो 1 लाख का होगा, ठीक है। तो वैल्यू जो है वो वेरी करती है टाइम पे, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, द कंसेप्ट ऑफ वेरिंग क्वालिटी ऑफ एसेट डज नॉट रियली एग्जिस्ट एट as far as financial underlying are concerned. Also in case of financial derivatives, most of these contracts are cash settled. कैश ही यूज़ करा जाता है। अब देखो अगर 5 रुपये का नोट आज है, चलो 10 रुपये का ले लो, आज का 10 रुपये का नोट है, अगले 10 साल में देखेंगे तो वो 10 रुपये का ही नोट 10 रुपये का ही होगा, ये नहीं कि वो 10,000 का हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे लिए फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस टुडेज वीडियो एंड दिस वाज ऑल फॉर the derivatives topic, right? And it was quite easy to understand, right, if you are just given the right direction. Okay, so please do like, share and subscribe my channel and let me know what video you want the next. Comment below.